हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस काफी हद तक समझ लिया था और अच्छे से उसको कंप्लीट कर लिया था। क्या था, एक बार क्विकली देखते हैं चार छोटे छोटे पॉइंट्स। पहला, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। व्हाट आर इट्स जनरल ट्रेंड्स? सेकंड क्वेश्चन, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप generally atomic size increases because a new shell is always added on moving down the group. As a result, effective nuclear charge is decreases and atomic size increases. Generally means हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी ना कभी इसमें exceptions भी आएंगी। अब ट्रेंड आया लेफ्ट टू राइट। On moving along the period from left to right, it has been observed that atomic size decreases generally because न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड शेल रिमेन्स सेम। अगर दो शेल्स हैं तो दो ही रहेंगी पीरियड में, तीन है तो तीन, चार है तो चार। आपको बताया था कि न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन दूर जाना चाहते हैं। अब दोनों में से जिसका रिजल्टेंट ज्यादा आता है उसी के हिसाब से आंसर। न्यूक्लियस के अट्रैक्शन पावर को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक की कहानी हमारी हो गई थी। ये जनरल ट्रेंड्स थे, आप क्लास 10th में भी पढ़कर आए थे। अब बात कुछ 11th की जो 12th में भी काम आनी है कि हमेशा एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे आते हुए इंक्रीज नहीं होता बेटा, कभी कभी ये रेडियस डिक्रीज भी हो जाता है या रेगुलर इंक्रीज ऑब्जर्व नहीं होता। ऐसा क्यों होता है आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि हमने कल देखा ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में हमें ऑब्जर्व हुआ कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी सबशेल या एफ सबशेल इन्वॉल्व हुआ है, ऐसे एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी या एफ सबशेल इन्वॉल्व हुआ है, उनका एटॉमिक रेडियस जो है वो थोड़ी सी एनोमली मींस अपने ग्रुप से हटकर प्रॉपर्टीज दिखा रहा था। वो क्या था कि बोरॉन से लेकर एल्यूमिनियम में साइज में इंक्रीज हुआ काफी, एल्यूमिनियम से लेकर गैलियम में साइज घट गया और उसके बाद उतना इंक्रीज नहीं हुआ। इन शॉर्ट, बोरॉन से एल्यूमिनियम के साइज में बिग जंप है, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम में तो घट गया जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं था, और उसके बाद साइज प्रॉपर इंक्रीज नहीं हुआ। तो उसका एक लाइन का आंसर था ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय डी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ऑन एस एंड पी। एज अ रिजल्ट इन ग्रुप 13 साइज डिक्रीजेस, whereas in group 14 no regular increase in atomic size is observed। उसके बाद आपको समझाया गया कि लेफ्ट टू राइट जाते जाते हमने ये ऑब्जर्व किया है कि निकिल के मुकाबले कॉपर बड़ा है और कॉपर के मुकाबले जिंक बड़ा है। तो रीजन दिया गया कि कॉपर के पास डी में है 10 इलेक्ट्रॉन और जिंक के पास है डी में 10 और एस में 2। इसी की वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स में होता है रिपल्शन और रिपल्शन होने की वजह से साइज बढ़ जाता है। तो एक्सेप्शन सही दो, एक एक नंबर का ही सवाल बनेगा बट 12th में भी और 11th में भी। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस समटाइम्स डिक्रीजेस, व्हाई? बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग बाय डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अगर एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं तो सेकंड पार्ट पी ब्लॉक में ग्रुप 13 का एटॉमिक रेडियस पढ़िए, ग्रुप 14 का पढ़िए, तो आपको वहां भी ये चीजें मिल जाएगी। 13 14 आपका सिलेबस में है, 15 16 17 18 की बात 12th में होगी। उसके बाद बताया गया कि भाई जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है और साइज बड़ा हो जाता है। उसके बाद बताया कि भाई आयनिक रेडियस भी कुछ होता है। तो कटायन के सेंटर से लेकर एनायन के सेंटर तक का डिस्टेंस इज नोन एज आयनिक रेडियस। मेरे पास NaCl है बेटा, Na के सेंटर से Cl के सेंटर तक का डिस्टेंस इज नोन एज आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस है तो आयंस आएंगे, आयंस होते हैं कटायंस और एनायंस। कटायन और एनायन से पहले एटम समझो। सपोज करो तुम्हारे पास है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के पास बेटा 12 तो होंगे प्रोटॉन और 12 ही होंगे बेटा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, इसे प्रोटॉन मान लो और इसे इलेक्ट्रॉन मान लो। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं और फिलहाल देखो यहाँ दोनों बराबर हैं। अब मैग्नीशियम अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए Mg2+ आयन बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो ये तो हो जाएंगे कम और ये रहे ज्यादा। तो ज्यादा पावर किसकी होगी, छोटे वाले की बड़े वाले की? बड़े वाले की।
भाई साफ दिख रहा है उसके पास 12 प्लस का चार्ज है और आपके पास बचा है 10 नेगेटिव का चार्ज। क्यों? 12 प्रोटॉन है, प्रोटॉन कभी चेंज होते नहीं, इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए क्योंकि आपने 2 लूज कर दिए। तो आपके बीच में इलेक्ट्रॉन्स के प्रति अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जब अट्रैक्शन बढ़ता है, जब अट्रैक्शन बढ़ता है तो भैया एटॉमिक साइज कम हो जाता है। तो कटायन अपने पेरेंट एटम से, कल एक बच्चे को डाउट आया कि भैया पेरेंट एटम का मतलब क्या है? पेरेंट एटम मींस आप किससे बने हैं। भाई आपके पेरेंट्स का मतलब क्या था? कि आप जिनसे बने हैं, मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स, वैसे ही Mg पेरेंट है, Mg2+ उससे बना हुआ कटायन है, यानी Mg बड़ा होगा और Mg2+ छोटा होगा। तो बेटा आप देखते हैं एनायंस के बारे में। दोबारा से एस पे आ जाइए। आपके पास है क्लोरीन Cl, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस है बराबर। इस बार आपने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो प्रोटॉन के नंबर रहे कम लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर हो गए ज्यादा, तो साइज पहले के मुकाबले बढ़ जाएगा। जब प्रोटॉन ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो रिपल्शन ज्यादा। बात समझ में आ रही है? प्रोटॉन के ज्यादा होने से अट्रैक्शन बढ़ता है, इसलिए कटायन छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, इसलिए एनायन अपने पेरेंट एटम से बड़े होते हैं। Cations are always smaller than their parent atom due to increased nuclear charge as a result of increased number of protons as compared to electrons. Cations अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटे होंगे क्योंकि प्रोटॉन का नंबर है ज्यादा और इलेक्ट्रॉन का नंबर है कम। कटायन की बात दिमाग में सेट कीजिए। प्लस का चार्ज इंडिकेट करता है कि आपके पास अब एक प्रोटॉन ज्यादा है। 2+ का चार्ज इंडिकेट करता है कि तुम्हारे पास 2 प्रोटॉन ज्यादा है। 3+ का चार्ज इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले 3 प्रोटॉन ज्यादा है। समझ में आ रही है? ऐसे Cl नेगेटिव में इंडिकेट करता है कि प्रोटॉन के मुकाबले 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है। ठीक है ना? सल्फर 2 नेगेटिव सल्फाइड में इंडिकेट करता है कि प्रोटॉन के मुकाबले 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ठीक, अब हमें देखना है आज का इंपॉर्टेंट काम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फिर एनसीईआरटी के कुछ सवाल देखेंगे और कहानी खत्म। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, ठीक है बेटा? तो हमेशा ध्यान दीजिए, कहीं पर भी आपको वर्ड मिले ना आइसो, तो बेटा आइसो वर्ड का मतलब निकलता है सेम। आइसो वर्ड का मतलब क्या निकलता है बेटा? सेम। और इलेक्ट्रॉनिक मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मींस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर दोज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोबारा से, iso electronic species are those which have same number of electrons। तो ये शॉर्ट में मैंने आपके बारे में लिख दिया। अब ऐसी कौन सी स्पीशीज है? स्पीशीज बोल दिया तो एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कटायन सब आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी की भी कोई वो लिमिट नहीं है। स्पीशीज मींस जो आपको समझ में आए लीजिए। अब पहला एग्जांपल देखो, मैं पहला एग्जांपल लेता हूं हीलियम का। हीलियम एक नोबल गैस है और उससे पहले आता है एक एलिमेंट हाइड्रोजन, उसके बाद एक एलिमेंट आता है लिथियम। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2, इसके पास 3। अगर लिथियम ने 1 लूज कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और अगर हाइड्रोजन ने 1 गेन कर लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इन टोटल इन तीनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो बड़े ध्यान से, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसने 1 खरीद लिया इलेक्ट्रॉन, 1 गेन कर लिया, 2 हो गए। हीलियम के पास 2 है, 2 ही है। लिथियम के पास 3 थे, उसने 1 लूज कर दिया। तो अब ये सब कहलाएंगे क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए बेटा? सेम हो गए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब यहीं से पूरा ग्रुप बना देंगे। देखो ध्यान से, हीलियम के बाद कौन आएगा? नियॉन। नियॉन के बाद कौन आएगा बेटा? आर्गन। आर्गन के बाद कौन आएगा बेटा? क्रिप्टन। क्रिप्टन के बाद कौन आएगा बेटा? जिनॉन। और जिनॉन के बाद कौन आएगा बेटा? रेडॉन। 18 के बाद आएगा 36, 36 के बाद आएगा 54, और इसके बाद आएगा बेटा 86। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, लिथियम के बाद आता है सोडियम। कौन आता है बेटा? सोडियम। लिथियम के बाद आएगा सोडियम। आर्गन के बाद आएगा कौन बेटा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। सही है, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सोडियम ने 1 लूज करा 10, पोटेशियम ने 1 लूज करा तो 18, रुबिडियम ने 1 लूज करा 36, सीजियम ने 1 लूज करा 54,
फ्रेंशियम अगर है और कर देता है तो 86, सही है, रेडियो एक्टिव है, उनको हम कंसिडर करते नहीं। तो इसके पास हो गए, अब एटॉमिक नंबर तो 11 है, एटॉमिक नंबर 19, 37, 55, 87। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा दूर लिखता हूं यहाँ पर, और एलिमेंट भी आएंगे अभी, और थोड़ा दूर। 10 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम के पास 18 इलेक्ट्रॉन, रुबीडियम के पास 36 इलेक्ट्रॉन, सीजियम के पास हो गए भैया 54 इलेक्ट्रॉन, और फ्रेंशियम की बात छोड़ दीजिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, छोड़ दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोडियम के बाद अगला कौन आता है? सोडियम के बाद लिथियम के ग्रुप में बेटा, लिथियम के पीरियड में सॉरी, बेरिलियम, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बापूजी। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेरिलियम अगर 2 लूज कर दे तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मैग्नीशियम अगर 2 लूज कर दे, 2 ही करता है, तो 10 बचेंगे। कैल्शियम अगर 2 लूज कर दे बेटा तो 18 बचेंगे। स्ट्रोंशियम अगर 2 लूज कर दे बेटा तो 36 बचेंगे, और बेरियम अगर 2 लूज कर दे बेटा तो उसमें 54 बचेंगे। तो यानी कि नियॉन के साथ सोडियम और मैग्नीशियम क्या हो गए बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। ऐसे ही बोरॉन का नंबर है 5, अगर 3 लूज कर दे, एल्यूमिनियम अगर 3 लूज कर दे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, गैलियम अगर 3 लूज कर दे, इंडियम अगर 3 लूज कर दे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो इन सभी के पास भी इलेक्ट्रॉन उसी हिसाब से हो जाएंगे। देखो ध्यान से, ऐसा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होने का बेटा। गैलियम, इंडियम, थैलियम में गड़बड़ है क्योंकि ये डी के बाद आते हैं, तो इसलिए इसको हटा दीजिए वरना ग्रुप में गड़बड़ होगी। भाई 12 के बाद 13 आता है वो हो जाता है। यहां अगर आपको लिखना होगा तो यहां आएगा स्कैंडियम, 21 स्कैंडियम अगर 3 लूज कर देगा तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो बातों का ध्यान रखना है कि आप किस हिसाब से लेके चल रहे हैं। आप ध्यान रखिए, एटॉमिक नंबर जो भी है उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स हटा दीजिए, आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बराबर सिस्टम हो जाएगा। भाई बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के का नंबर है 13, 3 चले गए, बचे 10। उसके बाद 20 के बाद 21 वाला जो उसके बाद आएगा, 38 के बाद 39 वाला अगर वो लूज कर पाता है तो, 56 के बाद उसके बाद वाला एलिमेंट। सही है बेटा? यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर दोज व्हिच कैन हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन बी कटायन, दे कैन बी एनायन और दे कैन बी एटॉमिक इन नेचर। अब नियॉन से पहले आता है 9 नंबर का फ्लोरीन, उसने 1 गेन कर लिया। इससे पहले आता है 8 नंबर का ऑक्सीजन, उसने 2 गेन कर लिए स्टेबलाइज करने के लिए। और उससे पहले आता है नाइट्रोजन, उसने 3 गेन कर लिए। समझो इस बात को बड़ा ध्यान से कि फ्लोरीन के पास बैलेंस में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 गेन कर लिया। ऑक्सीजन के पास बैलेंस में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 2 गेन कर लिए। और नाइट्रोजन के पास बैलेंस में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 3 गेन कर लिए, बन गए 8। फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आता है ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आता है आयोडीन। तो क्लोरीन ने 1 गेन करा तो हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स, ब्रोमीन ने 1 गेन करा तो हो गए 36, आयोडीन ने 1 गेन करा तो हो गए बेटा कितने? 54। यानी कि पूरा सिस्टम एक पीरियोडिक टेबल में पैटर्न के हिसाब से चल रहा है। ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फर, सल्फर के बाद आता है सेलेनियम, सेलेनियम के बाद आता है टेलुरियम। अगर ये 2-2 गेन कर लें तो इनके पास भी क्या होंगे बेटा? इनके पास भी आपके इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। देख लीजिए ध्यान से। अब इसके पास हो गए 18, इसके एटॉमिक नंबर है 34, 2 गेन कर लिए। इसका नंबर है 52, 2 गेन कर लिए। नाइट्रोजन के बाद आता है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। अगर ये 3-3 गेन कर लेते हैं, क्योंकि इनके बैलेंस में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स है, बिहेवियर जो होगा वो बाद में बताया जाएगा। फिलहाल मैं इतना बता रहा हूं कि मेरे बैलेंस में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 करने की कोशिश करता हूं। ये बात क्लास 10th की है। अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो गेन करने की कोशिश की जाती है, 4 से कम है तो लूज करने की कोशिश की जाती है। एक्सेप्शंस तो हर जगह आती हैं, वो बात होती रहेगी। इस वाले काम को
आप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलिए कि आप इस काम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे, एनसीईआरटी में सवाल है। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, मैं जो लाइन खींच रहा हूं, ये जो लाइन जा रही है बेटा, इन सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल ध्यान से देखो, बेहतरीन तरीके से काम समझ में आएगा। सारा सीक्वेंस देखो, एटॉमिक नंबर का सिस्टम है सारा, देखो 7 8 9 10। नोबल गैस से पहले वालों के पास नोबल गैस से कम ही होंगे इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो गेन करते हैं। नियॉन से पहले आया फ्लोरीन, उसने कहा भाई 7 इलेक्ट्रॉन है, उसने कहा ये गेन करने पड़ेंगे भाई स्टेबल होने के लिए, क्योंकि नोबल गैस होती है स्टेबल, रिएक्ट कम करती है। रिएक्ट कम करने की वजह से ही जो उनसे पहले आते हैं वो गेन करके उनके जैसे हो जाते हैं, जो इनके बाद आते हैं वो लूज करके। जैसे सोडियम ने कहा मैं एक छोड़ूंगा तो नियॉन बन जाऊंगा, नियॉन के जैसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, नियॉन नहीं बन जाऊंगा। मैग्नीशियम ने कहा मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन है, अगर दो दे देता हूं तो नियॉन के जैसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। एल्यूमिनियम ने कहा मेरे पास 13 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं 3 छोड़ देता हूं तो मैं नियॉन के जैसे कॉन्फ़िगरेशन में आ जाऊंगा। ये बात क्लास 10th की है कि सोडियम 1 छोड़ के स्टेबल, मैग्नीशियम 2 छोड़ के स्टेबल और एल्यूमिनियम 3 छोड़ के। हमने सिर्फ क्या सीखा कि आपको ग्रुप याद कराए गए थे। क्यों कराए गए थे? अप्लाई करा दिया, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। तो लिथियम ने एक छोड़ा, सोडियम ने एक छोड़ा, पोटेशियम ने एक, रुबिडियम ने एक, सीजियम ने एक। एनसीईआरटी में क्वेश्चन कराऊंगा, सवाल आएगा कि एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स लगभग सारे प्रॉपर्टीज सेम क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनके वैलेंस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम होते हैं। जैसे यहां सब एक लूज कर रहे हैं, हेलोजन्स में सब एक गेन कर रहे हैं, यहां सब 2 लूज कर रहे हैं, यहाँ पे सब 2 गेन कर रहे हैं, यहां सब 3 लूज कर रहे हैं, यहाँ पे सब 3 गेन कर रहे हैं। यानी कि एक पीरियोडिक टेबल जो हमारी आज बनी हुई है ये काफी सारे सिस्टम फॉलो करती है। और जब से आप स्टार्टिंग से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लास 10th में तो कुछ भी नहीं सिखाया जो अब सिखाया जा रहा है। इसीलिए मेंडलीव से पहले का अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, किसी किताब में पढ़ रहे हैं, तो वो यूजफुल है ही नहीं। इवन मेंडलीव भी यूजफुल नहीं है, बस मेंडलीव का लॉ पता होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही हम ग्रुप्स और पीरियड्स बना पाए, इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन सबसे मेन है। उसके बाद मेन काम तो हेनरी मोजले का है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ही बात होगी, अब इतिहास की ज्यादा बात नहीं करी जाती। तो बताइए बात क्लियर हुई कि नहीं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर दोज व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप गिनेंगे 6 प्लस 6 कार्बन के और 8 किसके बेटा? ऑक्सीजन के। 8 इंटू 2 तो ये बने 6 प्लस 16 इज इक्वल टू 22 इलेक्ट्रॉन्स। अब कोई ऐसा मॉलिक्यूल आपकी जानकारी में है जिसके अंदर होते हो 22 इलेक्ट्रॉन? तो भैया बताइए, है कोई है ध्यान में आ रहा हो? कोई HCl में कितने जाएंगे? 18 हो जाएंगे। कोई और ध्यान में आ रहा हो जिसमें CO2 जितने इलेक्ट्रॉन्स हो? कोई है ध्यान में? बताइए। तो क्या NO2 हो सकता है? देखो 16 इसमें हो गए और प्लस इसमें कितने हो गए बेटा? 7। 16 और 7 कितने होते हैं बेटा? 22। 16 और 7 बेटा 23 बनेंगे। तो NO2 प्लस होता है नाइट्रोनियम आयन। NO2 प्लस होता है नाइट्रोनियम आयन। इसके अंदर होते हैं बेटा 22 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के टोटल 16, उसमें से चला गया 1, तो कितने बचेंगे बेटा? 22 बचेंगे। यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आप चाहे तो मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं, लेकिन आपको काम जो अभी फिलहाल करना है उस पर ध्यान रखना है। कंपटीशन में कई बार इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं। अब आपको देखना है आगे एग्जांपल और देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। अगर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कोई पूछे तो HCl जो है उसके पास है 1 प्लस 17 18 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही है H2S 2 प्लस 16 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए क्या कहा गया है बेटा? स्पीशीज। तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी आप सोच सकते हैं। अब एक काम की बात बहुत जरूरी है जो रेडियस पे चलती है। इसके पास है 7 प्रोटॉन, इसके पास 8 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन्स बेटा, 10 प्रोटॉन्स, 11 प्रोटॉन्स, 12, 13 प्रोटॉन्स और 14 प्रोटॉन्स। नहीं सर आगे तो है ही ना, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज किस पे होगा?
Z इफेक्टिव मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सभी के पास 10 है। इस बात को जरा समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भैया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब ही यही होता है कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो बेटा, सेम हो जाए। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए तो हो गया आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और एटॉमिक और कटायनिक और एनायनिक वालों में क्या होता है, साइज लगाने के लिए आता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है वो उतना ही साइज में छोटा होता है, तो ये होगा स्मॉलेस्ट यहाँ पर, जबकि ये होगा लार्जेस्ट। बिल्कुल ध्यान से जो कल वाला काम है उसमें इसको लिंक कर दीजिए। जितने ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, जितने ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे उतना आपका साइज छोटा हो जाएगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़े उतने ही ज्यादा हो गए प्रोटॉन। आपके पास 13 प्रोटॉन है जबकि बाकी सबके पास आपसे कम है, तो इसके अंदर होगा मिनिमम। इसमें अगर कंपेयर किया जाए इस सीरीज में तो इसका जो Z इफेक्टिव है वो मिनिमम है, जबकि Al3+ का Z इफेक्टिव मैक्सिमम है। तो आपके लिए एक बात समझ में आ गई अब कि अमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, अमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मींस एक सीरीज में हायर पॉजिटिव चार्ज, हायर पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट साइज, इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट साइज, और हायर नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू लार्जेस्ट साइज। अगर आपके, ठीक है ना, देखो यहाँ पे एन पे 3 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव सबसे ज्यादा चार्ज है, F नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 है, इसे 3 गेन करे हैं जबकि इसने 3 लूज करे हैं। तो 3 लूज करने वाले के पास प्रोटॉन हो गए ज्यादा, इलेक्ट्रॉन हो गए सबसे कम। एक सीरीज में बात है, ये ध्यान रहे। ऊपर वाली सीरीज में सबसे बड़ा रहेगा साइज में H नेगेटिव और सबसे छोटा रहेगा 3+। एक बार क्लास को दोबारा से देखिए, काम बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बता रहा हूं एनसीईआरटी के सवाल, ठीक है। फिर हमारा ये काम खत्म, अब नया काम मंडे से स्टार्ट होगा। क्लास का टाइम 12 बजे का ही रहेगा डेली अब, ठीक है। दिन में लीजिए आराम से क्लास, पढ़ते रहिए। सवाल है 3.8, व्हाई डू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये बताया था एक ग्रुप के एलिमेंट्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो कुछ प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएंगी, सारी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती। बेसिकली पी ब्लॉक में तो सेम नहीं होगी, क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक में मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी, मेटेलॉइड्स। लेकिन पी के अलावा एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, तो उन सब में प्रॉपर्टीज क्या हो रही है बेटा, सेम हो रही है। उसके बाद आया व्हाट डज एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस रियली मीन टू यू। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इतना मुझे भरोसा है आप पे, इतना काम आपको आता होगा। 3.11 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, पूरा आज के काम का सवाल है। आप इसको भी खुद कर सकते हैं, नेम अ स्पीशीज आपको खुद करना है। 3.12 कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज व्हाट इज कॉमन इन देम, यही सवाल है पूरा, बिल्कुल ध्यान से देखो। दे रखा है N पे 3 नेगेटिव, O पे 2 नेगेटिव, F पे नेगेटिव, Na+, Mg2+, Al3+, व्हाट इज कॉमन इन देम? They all have 10 electrons, that is they are isoelectronic species. Arrange them in increasing order of atomic radii. ये सबसे बड़ा, छोटा छोटा एंड इस तरफ से घटता जा रहा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा ही उनकी साइज भी हो जाएगा बेटा। इतने ही सवाल थे आज के टॉपिक पर। एक सवाल और पीछे दे रखा है, उसको भी आप देखेंगे। 3.24 describe the theory associated with the radius of an atom as it gains or loses electron। गेन करने पे क्या होगा साइज में और लूज करने पर क्या होगा। आज की क्लास यहीं तक है, पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मुझे आंसर भेजिए। संडे का दिन मिल रहा है, पूरा रिवाइज कीजिए, कहीं कोई दिक्कत आए पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।